साइंटिफिक कंप्यूटिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में ऑयलर मेथड्स, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, रुंगे-कोटा मेथड हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे जाएंगे और उसको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए जो है एक्सपेंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो लेक्चर्स था उसमें हमने अभी तक जो है एक ही सिंगल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो ली थी। पर क्या होगा अगर अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाए सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ ऑडीज। तो ये क्या है, इसको कैसे करेंगे? अब जैसे आपने देखा होगा, अब मेरे पास सपोज ये इक्वेशन आए सेकंड ऑर्डर की, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है कोई मेरे पास, y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस सपोज 2y इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू है। और यहाँ पर कंडीशन है इनिशियल -1 और y डैश एट 0 इज गिवन टू मी, दैट इज 0। सपोज ये गिवन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो वैसे लीनियर इक्वेशन है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, बट हमें इसको अब सॉल्व करना है न्यूमेरिकली। तो अभी तक हमने जो ऊपर मेथड किए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर ओडी के लिए किए हैं। ये जो है ये सेकंड ऑर्डर ओडी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको हम अब कन्वर्ट कर देंगे टू द सिस्टम ऑफ ओडी, फर्स्ट ऑर्डर ओडी। तो वो कैसे? तो हमें हमेशा जैसे हमने किया था, हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं दैट y जो है वो सपोज सम y1 है एंड y1 का डैश सपोज y2 है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, चलो अब लिखते हैं जो मैंने लिखा y1 डैश, मैंने लिखा y2। अब देखते हैं कि y2 डैश क्या होगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं लेना चाहूँ y2 डैश तो वो क्या होगा, y1 का डबल डैश। इसका मतलब y1 y था, y डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम y2 लिखना चाहे तो y डबल डैश, और y डबल डैश क्या बन गया, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये आएगा 3y2 माइनस 2y1, ठीक है। और y0 इसका मतलब क्या है, y1 0, और y1 डैश क्या होगा y2, तो यहाँ से आ जाएगा y2 0 जो है वो 0 है। तो अब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ ओडी बन गया, y1 y2, यहाँ डेरिवेटिव, ये आ गया मेरा मैट्रिक्स आ गई, 0 1 -2 3, एक वेक्टर है जिसकी वैल्यूज है y1 और y2, ये हमारा सोल्यूशन है। और हमारे पास ये आ गया y1 एट 0, y2 एट 0, और इस वेक्टर की जो वैल्यूज है वो ये, ठीक है। तो अब हम देखा जाए तो हमारे पास अब एक ये आ गया, ओके, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड 0 था तो होमोजेनियस है, और y एट 0 इज y। तो ये y जो है एक वेक्टर है जिसकी इस केस में वो 2x2 वेक्टर है, जैसे मैट्रिक्स है, सो 2 क्रॉस 1 वेक्टर है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड डिग्री की आ जाएगी तो 3y1 y2 y3 बन जाएगा, 4 डिग्री की, 5 डिग्री की। ऐसे हम किसी भी हायर ऑर्डर की कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ले लें, उसको हम हमेशा सिंगल जो सिस्टम है ऑफ सिंगल ओडीज उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब इसके बाद हमारे पास ये आ गया, अब तो अब देखो ये सिंगल ओडीज हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऑयलर मेथड से लगा के ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको मॉडिफाइड ऑयलर मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको रुंगे-कोटा मेथड लगा के कर सकते हैं। तो अब हमें सिस्टम ऑफ ओडीज जो है उसके लिए करना है।
ओके, तो अब हम सपोज मैं इसको यही करता हूँ, तो ऑयलर मेथड्स फॉर सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये तो अब जो है फर्स्ट ऑर्डर ओडी जो है उनका सिस्टम को सॉल्व करना है। ओडी है और इनिशियल प्रॉब्लम है, कंडीशन तो गिवन ही है, तभी हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो हम जो ये काम 2 के लिए कर रहे हैं वो 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास जो अब हमारे पास क्या है, y1 और y2 था, तो ऐसे ही मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे लिख लेता हूँ, चलो 2/2 के लिए लिखता हूँ। तो सपोज वी हैव dy बाय dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x y और z भी है, और ये है dz बाय dx, और यहाँ पर कोई फंक्शन है हमें यहाँ पर कंडीशन हमें गिवन है y0, ऐसी कंडीशन गिवन है जेड एक्स एक्स जीरो इज जेड जीरो। ओके, तो ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया जिसमें 2 इक्वेशंस हैं, 2 ओडीज हैं। ओके, और 2 वेरिएबल हैं। ऐसे ही हमारे पास थर्ड भी हो सकता है, वाई जेड डब्ल्यू हो सकता है। तो इसमें नॉन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो 1 ही है x, पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y और z 2 हो गए हैं। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी है। ऐसे ही हमारे पास अगर आप देखें, ध्यान दें, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ ओडी होती है, जैसे आप मैथमेटिकल मॉडलिंग में काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे मॉडल्स जो हैं, SIR मॉडल्स और पॉपुलेशन मॉडल्स, ये जो जितने भी मैथमेटिकल मॉडल जो हम यूज करते हैं रियल लाइफ में, वो सारे फर्स्ट ऑर्डर ओडीज की फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, तो वो इसी फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ और जी, ये हमारे पास लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हैं वो एनालिटिकली तो हमें पता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें मैट्रिक्स मेथड्स उनकी आइगन वैल्यूज वगैरह से कर सकते हैं। बट हमें जो इस केस में करना है, ऑयलर मेथड लगाना है। तो आप देखिए ऑयलर मेथड क्या होगा। अब हमें वाई एन प्लस 1 कैलकुलेट करना है, तो वाई एन प्लस एच एफ, अब x की जगह एक्स एन आएगा, y की जगह वाई एन आएगा और z की जगह जेड एन आएगा। ऐसे ही हमारे पास जेड एन प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास जेड एन प्लस, ठीक है। अब जो हमारा जो ये है, ये क्वांटिटी h, अब ये आएगा g, ये आएगा एक्स एन वाई एन एंड जेड। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमारे पास क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो x ही है, तो उसमें हमारे पास x0, x1, x2, x3, ऐसे हमारे पास जो मैश पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है, एक सोल्यूशन y के रिस्पेक्ट में कुछ ये है सोल्यूशन, कोई ये सोल्यूशन ये है, दूसरा y z के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा सोल्यूशन है, ऐसे। तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूशंस आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे है। तो अब 2/2 सिस्टम लिया था मैंने, तो वहां पर हमने ऑयलर मेथड से हमने ये बना दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो y1 क्या आएगा, y1 आएगा y0 प्लस h, जो हम कैलकुलेट करेंगे f। अब x0 हमें पता है, y0 भी पता है और z0 भी पता है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहां से हमारे पास y1 की वैल्यू आएगी। अब z1 कैलकुलेट करना है मुझे, तो z1 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, z0 ये हमें पता है, h तो जो है सेम रहेगा क्योंकि वो तो x के ऊपर बिहेव कर रहा है। अब ये आएगा g,
और जी में क्या होगा, एक्स जीरो भी पता है हमें, वाई जीरो भी पता है और जेड जीरो भी पता है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से y1 और z1 यहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सपोज ये y1 है और ये y है और ये z है, तो यहाँ से सपोज ये वैल्यूज आ गई। अब इन्हीं का यूज करके हम नेक्स्ट में जाएंगे। तो अब हमारे पास हर एक इटरेशन में हमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक y1 के लिए और एक z1 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये ऑयलर मेथड बन जाएगा। ऐसे ही हम मॉडिफाइड ऑयलर मेथड बना सकते हैं। मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, अब मॉडिफाइड ऑयलर मेथड में वही पहले हम क्या करेंगे, वाई एन प्लस वन क्या हुआ, वाई एन प्लस के, यही कैलकुलेट करना है हमें। और जेड एन प्लस वन क्या कैलकुलेट करना है, वो क्या हुआ, जेड एन प्लस के, इसको मैं लिखता हूँ के की जगह एल लिख लेता हूँ। अब के क्या है, के है के वन प्लस के टू का एवरेज, एल क्या है, L1 प्लस L2 का एवरेज। अब डिपेंड करता है कि ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो K1 है वो हमें पता है कि वो एच एफ एट एक्स एन वाई एन जेड एन पे निकलेगी। और L1 वो क्या है, एच जी ऑफ एक्स एन वाई एन जेड एन पे निकलेगा। अब देखना है K2 क्या है, एच एफ, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स एन प्लस एच, ठीक है, तो एक्स एन प्लस वन होता है बेसिकली, तो उस पर निकलेगा वैल्यू। यहाँ पर आ जाएगा ये वाई एन प्लस के वन और जेड एन प्लस एल वन, ये आ जाएगा। एल टू, एल टू क्या होगा, एच ऑफ जी, अब ये आ गया एक्स एन प्लस एच, मतलब नेक्स्ट वाला वाई एन प्लस के वन और जेड एन प्लस एल वन। ठीक है, तो हमारे पास अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास जो है यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसे ही हम 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ ओडी जो है जैसे SIR मॉडल है उसमें 3 इक्वेशंस होती हैं, तो 3 वेरिएबल आएंगे। ठीक है, तो ऐसे 3 वेरिएबल आएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो 6 K1 K2 K3 भी आ जाएगा, L1 L2 L3 आएगा। तो ऐसे मतलब K1 K2 K3 ऐसे जो वैल्यूज हैं एफ जी, और उसके बाद एक और फंक्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन तो यही करनी पड़ेंगी इसमें मॉडिफाइड ऑयलर में। ठीक है, तो हमें ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो रुंगे कुट्टा मेथड है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो रुंगे कुट्टा मेथड्स में हमें कैसे कैलकुलेट करना है, वैसे ही जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जैसे हमारे पास वाई एन प्लस वन है, तो वो क्या आएगा, वाई एन प्लस 1/6, ये था K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4, जेड एन प्लस वन आएगा, वो आएगा जेड एन प्लस 1/6, यहाँ पर मैंने लिखा L1 प्लस 2 L2 प्लस 2 L3 और L4, ये आ जाएगा। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने के लिए अब K1 जो है वो क्या होगा, वो होगा एच ऑफ एफ एट एक्स एन वाई एन जेड एन। L1 क्या होगा, वो होगा एच ऑफ जी एक्स एन वाई एन जेड एन।
K2 h ऑफ f, अब देखिए ये एक्स एन प्लस एच बाई टू, वाई एन प्लस के वन बाई टू और जेड एन प्लस एल वन बाई टू, ये होगा। एल टू क्या होगा? एल टू होगा एच ऑफ जी, सेम एक्स एन प्लस एच बाई टू, वाई एन प्लस के वन बाई टू और जेड एन वन प्लस एल वन बाई टू, या ठीक है ना। तो अगर हमें ध्यान से दें तो हमने जो कैलकुलेट किया था ये कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो अल्फा वन हाफ था, बीटा वन हाफ था, तो बेसिकली ये हो रहा है। तो अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया K2। K3 क्या होगा? उसमें भी हाफ, अगर आप ध्यान दें तो वो भी हाफ आएगा। तो ये आएगा एक्स एन प्लस एच बाई टू, वाई एन प्लस के टू बाई टू और जेड एन प्लस एल टू बाई टू, ये आ जाएगा। यहाँ पर L3 वो आएगा एच ऑफ जी, और जो ये है आर्गूमेंट्स ये सेम रहेंगे यहाँ पर, ओके। तो ये एक्स एन प्लस एच बाई टू, वाई एन प्लस के और जेड एन प्लस एल टू बाई टू, ये आ गया। K4H अब यहाँ पर जो ये क्वांटिटी वन आ जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स एन प्लस एच और ये बन गया वाई एन प्लस K3 और जेड एन प्लस L3। और यहाँ पर हमने L4 फाइंड आउट कर लिया, वो H ऑफ G, तो एक्स एन प्लस एच, वाई एन प्लस K3 एंड जेड एन प्लस L3, ये आ गया। ओके, तो इसको हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास जो है वाई एन प्लस वन और जेड एन प्लस वन आ जाएगा। तो अब हम रंगे कुटा मेथड्स जो है फोर्थ ऑर्डर का लगा सकते हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसकी हेल्प से हम इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे ही मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ये वाला। थर्ड ऑर्डर की हमारे पास वो है ओडी वन, ये आ गया हमारे पास, और हमारे पास कंडीशन गिवन है वाई जीरो इज वन, वाई डैश जीरो इज टू, ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। वाई डबल डैश जीरो इज थ्री, ये गिवन है सपोज। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, y को मैं y1 मान लूंगा, y1 डैश को y2 मान लूंगा, y2 डैश को मैं y3 मान लूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, y1 डैश इज y2, y2 डैश इज y3, y3 डैश क्या बन गया, ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बन जाएगा एक्स स्क्वायर y1 माइनस 4y2 प्लस 2x y3, ये बन गया, और प्लस वन यहाँ पर आ रहा है, ओके। और यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या आएगी, y1 जीरो इज वन, y2 जीरो इज टू और y3 जीरो इज थ्री, तो ये हमारा, तो ये हमारे पास अब सिस्टम बन गया जिसमें तीन अननोन्स हैं। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y1 y2 y3 डैश, ये मैट्रिक्स बन गई, तो ये आएगी 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और ये 2x, ये आ गया y1 y2 y3 प्लस 0 0 1, तो ये नॉन होमोजीनियस हो गया।
ठीक है, तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर ओडी, और ये इनिशियल कंडीशन आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने टू इक्वेशंस के लिए सेम मेथड, तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम ऐसे इसको फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसको हम कोड की हेल्प से करके देखते हैं कि इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड तो क्या होगा। तो ये है जैसे, तो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ ओडी यूजिंग ऑयलर मेथड। ओके, तो अब हमारे पास ऑयलर मेथड है, बट जो ओडी है वो कैपिटल वाई से हमने लिख दिया है, ठीक है। और राइट साइड जो फंक्शन है एफ टी और कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई हमने पता ही चल गया हमें कि वो y1 y2 y3 ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद जो पैरामीटर्स गिवन है हमें, वो सारे हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। और रिजल्ट में क्या है, टी की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज वो हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि वही तो अप्रोक्सीमेशन है हमारा। तो और चीज़ें सब सेम हो जाएंगी। अब क्या है हमारे पास, जो y0 है उसके अंदर दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो y1 और y2। तो वैल्यू जो है वो, अब देखिए हमने इसको कैलकुलेट किया, जो अगर ऑयलर मेथड अप्लाई करेंगे तो ये आया y वैल्यूज प्लस h टाइम्स दिस, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो हमने f मान लिया, तो f के जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो f है और सेकंड कंपोनेंट g है, जो हमने अभी लिखा है, एग्जांपल लिखा है। ओके, तो हमने इसको रिटर्न कर दी t की वैल्यूज और y की वैल्यूज। अब देखिए हम इक्वेशंस डिफाइन कर रहे हैं, तो dy बाई डी टी हमने डिफाइन किया y1 प्लस 4y2, तो ये आ गया, ठीक है, जो हमने। और सेकंड वाली हमने डिफाइन किए हैं y1 प्लस y2, ये ऐसे कैलकुलेट किया, और रिटर्न करेगा हमारे पास dy बाई डी टी, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जो राइट हैंड सिस्टम है वो हमने डिफाइन कर दिया। और उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो हमने डिफाइन कर दिया, t0 जो है वो 0 ले लिया मैंने, y0 जो है वो इनिशियल कंडीशन 2 और 1 हमने डिफाइन कर दी, h की वैल्यू जो है वो t एंड जो है वो 2 है, और h की वैल्यू मैंने ले ली 0.1, और हमने यहाँ से ऑयलर मेथड्स को कॉल कर लिया। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट सोल्यूशन नोन है या नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन नोन है तो हमने उसको डिफाइन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने सारी वैल्यूज जो हैं जो हमारी आ जाएंगी कैलकुलेट करके, उसको हमने प्लॉट बना दिया। तो ठीक है, प्लॉट में हमारे पास क्या है, सब प्लॉट लिखेंगे 1 to 1। पहले वाला जो है वो y1 y2, दूसरे वाला जो है वो एरर बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इसके जो वो है, तीसरा हमने फेस पोर्ट्रेट भी डिफाइन कर दिया। फेस पोर्ट्रेट होता है कि जो रिलेशन बिटवीन y1 एंड y2, उसके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको हम फेस पोर्ट्रेट बोलते हैं। अब दूसरा सिस्टम ले लिया हमने थ्री इक्वेशन का, तो ये हमने ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, y1 y2 और माइनस y0 माइनस y1, ये ले लिया। तो ऐसे हमने कैलकुलेट करेंगे थर्ड इक्वेशंस को, और हम इसको जो है कॉल कर लें। तो हमने इसको सॉल्व किया, लेट्स सी, तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। तो टू इक्वेशंस जो थी उनका इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, ऑयलर y1 ये वाला, और ये y2 जो है ये हमारे पास कंप्यूटेड सोल्यूशन है, और ये डैश 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 जो लाइंस हैं वो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है, और इनकी जो एरर प्लॉट है वो ये है। ओके, और उसके बाद हमने फेस पोर्ट्रेट बनाया, वो ये आया। इसका मतलब लीनियरली दोनों आपस में जो रिलेशन है उनके बीच में वो लीनियर रिलेशन है। ओके, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ,
अब जैसे मैंने एग्जांपल डिफाइन किए थे, तो उसी एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं क्या करना है अब हमें। तो अब मैं पहला कैलकुलेट करता हूँ। तो पहले में हम देखेंगे, तो मैं इसको जो सिस्टम है हमारे पास वो डिफाइन कर रहा हूँ मैं। तो y0 प्लस 4 टाइम्स y1, ठीक है। तो ये मेरा मान लो, मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, और ये जो आ गया था मेरा, ये 1 है, क्योंकि हमारा जो अगर सिस्टम देखा जाए तो ये आ रहा था। अब मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व। ये वाले का। तो अब देखिए y1 डैश क्या है, y2। तो y2 मतलब उसका कोफिशिएंट जो है वो y1 का कोफिशिएंट 0 होगा और y2 का कोफिशिएंट 1 होगा, तभी तो हम लिख पाएंगे। ऐसे ही y2 डैश, तो इसमें क्या होगा, -2 और 3, तो ये आना चाहिए। तो लेट्स सी क्या है। तो यहाँ पर आएगा -2 और 3, ये कैलकुलेट करो। तो ये हमारे पास सिस्टम जो बन गया वो बन गया ये। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिस्टम ले रहे हैं वो। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या है, t0 तो चलो 0 है, वो तो हमेशा ही होगा। y0 जो हमने लिया वो लिया था हमने, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ -1 और ये 0, जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी, ठीक है ना। तो उसको हमने डिफाइन करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन -1 और 0। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया, और टी एंड जो है 2 तक ही ले जाएंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एच जो ले लिया 0.1 ले लिया हमने, ठीक है। तो अब एरर जो है, अब इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो हमने नहीं लिखा है। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन अगर नोन होता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और अगर अननोन है तो नहीं लिखते हैं। ओके, तो इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो वैल्यूज जो है, ये एरे जो है, ये ई की पावर 2x-2 ई की पावर x, ये दिख रहा है। चलो एक बार ट्राई करता हूँ मैं डिफाइन करने का ना। तो रिटर्न np डॉट एरे, उसमें जो पहला मैं ले रहा हूँ, जो पहली वैल्यू ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ np डॉट एक्सपोनेंशियल 2 स्टार t, ये आ रही है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। और सेकंड, -2 इंटू np डॉट एक्सपोनेंशियल, और ये आ गया t। दिस इज व्हाट वी गॉट। तो ये पहले वाला है, और सेकंड वाला है 0। सेकंड वाला एक्चुअली इसका डेरिवेटिव ही होगा, 0 तो नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो मैं इसी को ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो माना था हमने। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, नहीं यहाँ पर नहीं है ये, ठीक है। तो np इसका 2 टाइम्स, और इसका तो सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा। क्योंकि जो y2 है वो y1 का डैश ही तो है, तो y1 जो है वो ये है, np डॉट एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर 2t -2 इंटू ई की पावर t, ये। और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 से आगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये वाला सेम ही रहेगा। ओके,
तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया एग्जैक्ट। लेट्स सी, इसको रन करते हैं। तो हमने सॉल्व किया तो देखिए ये आ रहा है। तो ये हमारे पास एरर आ गई और ये जो है ये सोल्यूशन आ गया। तो इनिशियली वो स्टार्ट कर रहे हैं बढ़िया, और उसके बाद एरर डेवलप हो रही है, वो तो होती है एरर डेवलप, हमने देखा है ऑयलर में। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम जो थर्ड इक्वेशन है इसको भी कर सकते हैं, ये वाली को। तो ये थ्री सिस्टम जो है थर्ड इक्वेशन, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास NP, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, तो हम मतलब इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते रहेंगे। y1 y0 y1 y2। अब अगर मुझे डिफाइन करना है तो ऐसे में डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये y2 है, ये y3 है, और y3 का डैश जो था वो हमने कैलकुलेट किया था, वो इन टर्म्स ऑफ ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में क्वांटिटीज जो है y0 y1 y2 ये है हमारे पास। तो एक बार मैं इसको जो सिस्टम है इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास, चलो इसको मैं ना लेके Ctrl+C कर देता हूँ, Ctrl+V, और इनको मैं सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये यूज ना हो। अब देखिए ये क्या है, अब ये तो ठीक है y1 y2, अब यहाँ पर जो है वो वैल्यू देखनी है। तो ये आ गया हमारे पास t², उसका मल्टीप्लिकेशन y0 के साथ था, -4 टाइम्स ये था, प्लस 2x, 2 इंटू टी इंटू जो y है वो 2, जो वैल्यू है वो ये आ रहा था, ठीक है ना। और ये +1, क्योंकि +1 वैल्यू थी, ये आ गया था। तो यहां से देखिए हमने ये डिफाइन कर दिया। सो t² y1 -4 y2, ये हमने कैसे लिखा है, ये यहां से लिखा है, ये वाली। तो ये वाली क्वांटिटी को मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ अब। ओके, तो y1 ये, y2 ये, और y3 जो है इसको हमने कैलकुलेट किया, और ये जो वैल्यूज है 1 2 3 वो हम इसको वैल्यूज को देते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर 1 2 3 ये, और जो y एंड है वो सपोज मैं 1 ही देता हूँ, और h जो है 0.1 ले लिया मैंने। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। आप देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो ये आया हमारे पास, और थर्ड वाला सोल्यूशन जो आ रहा है ऑयलर का वो ये आ रहा है। ओके, तो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें नोन नहीं है, तो हमने कैलकुलेट किया, तो दिस इज द वैल्यूज। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल कंडीशन तो ठीक है यहाँ से। तो ऑयलर y1 जो है वो ये है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। y2 जो है वो ये है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, और ग्रीन वाला y3 है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, और तीनों का बिहेवियर देखें तो ये सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास सोल्यूशन आ गए। तो ऐसे ही हम इसकी हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो लिख सकते हैं। और मैं इसको, अगर t को मैंने एंड 1 की जगह 5 तक ले जाने की कोशिश करते हैं, और h को जो है थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं ये, तो लेट्स सी क्या होता है कैलकुलेशन। तो ये आ गया सोल्यूशन। तो सोल्यूशन काफी एक्सटेंड बढ़ गया है, और यहाँ से उसके बाद ये डीके हुआ है।
ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये काफी अच्छा, ये 10⁶ हो गया, तो इसका मतलब काफी स्मॉल हो गया, नेगेटिव में है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये 0 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ये डीके कर रहा है, तो ये हमारी जो है ये सॉल्यूशंस आ गए। तो ऐसे हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने रंगोकुटा मेथड्स हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रंगोकुटा मेथड जो है ये सिंगल इक्वेशंस के लिए हमने कैलकुलेट करेंगे। तो सिंगल इक्वेशन में क्या है, टी की वैल्यू आएंगी, वाई की वैल्यूज आएंगी, और ये देखिए ये मेन है, हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है। तो इसमें हमने क्या किया, K1, K2, K3, K4 सारे डिफाइन कर दिए। उसके बाद y की वैल्यूज जो है वो देखिए क्या होंगी, y प्लस K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस 2 टाइम्स K3 प्लस K4/6, और ये जो है लास्ट में हमने t की वैल्यू बढ़ा दी। तो हमारे पास y की वैल्यूज और t की वैल्यूज जो है अपडेटेड वैल्यू है वो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हम ओडी सोल्व कर रहे हैं, सपोज dy/dt इज इक्वल टू -2y, ये हम कर रहे हैं, और इसका जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन भी नोन है, तो हमने इसको अप्लाई किया और उसके बाद हम इसको तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। तो ये दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और ये जो एरर है काफ़ी स्मॉल है, 10⁻⁻10 यहाँ पर, तो 5 × 10⁻⁻10 तक जा रही है। तो जो एरर है वो इम्प्रूव्ड है। ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन विदाउट एग्जैक्ट सोल्यूशन विद एग्जैक्ट सोल्यूशन, तो हम एरर निकाल सकते हैं, और अदरवाइज इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नोन भी हो सकते हैं और अननोन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंगल जो हमारी क्वांटिटी है उसके लिए हो गया। सिमिलरली वी कैन जो है इसको हम डिफाइन कर देंगे फॉर द सिस्टम ऑफ ओडी। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये हम हायर जो डिमेंशंस हैं उसके लिए हमेशा हमेशा वेरी इजीली जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास थोड़ी सी हमें ध्यान देना होता है, कभी कभार हमने देखा है कि जो h है मैं कभी 0.1 ले रहा हूँ, 0.2 ले रहा हूँ, तो कैसे हमें पता चले कि हमें क्या h लेना है सो दैट कि हमारा जो है सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक्चुअली इसमें 3 चीज़ें हमेशा इन्वॉल्व रहती हैं, कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंस एंड स्टेबिलिटी। तो अगर इसमें से 2 चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हों तो तीसरी ऑटोमेटिकली मिल जाती है, विद द हेल्प ऑफ लैक्स इक्विवेलेंस थ्योरम होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो मेन काम है, हम देखना चाहते हैं कि हम h जो है वो कैसे डिफाइन करें, क्या h लें। कभी मैं 0.1 ले रहा हूँ, कभी मैं 0.2 ले रहा हूँ, तो क्या हम h को 0.5 भी ले सकते हैं, क्या मैं h को 0.00001 भी ले सकता हूँ। ओके, तो ये जो h है इसको हम कैसे देखें, तो इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, वो होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हमने पहले भी डिफाइन की है कि अगर हमारे पास मेथड जो है उसको हम स्टेबल तभी कहेंगे कि जो सारी एरर जितनी भी थी क्यूमुलेटिव एरर जो है वो बाउंडेड हो, अनबाउंडेड ना हो जाए। क्योंकि आपने देखा है कि y0 जो है वो y1 निकालने में यूज हो रहा है, फिर y2 में y1 यूज हो रहा है, फिर y3 में y2 यूज हो रहा है। तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग में थोड़ी एरर आ जाएगी तो वो जो एरर है वो हम कहते हैं कि बाउंडेड रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अनबाउंडेड हो जाए। तो अगर जैसे अनबाउंडेड हो गई तो इसका मतलब मेथड जो है स्टेबल नहीं है। ओके, तो ये जो है ये हमें चेक करना है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सपोज मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली, dy बाय dx इज इक्वल टू लैम्डा y ले लेते हैं, और y एट x0 इज y0, ये ले लिया मैंने। ठीक है, और जो लैम्डा है वो एक कांस्टेंट है। तो आपको पता होगा कि ये
इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आता है हमेशा, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो ई की पावर एक्स माइनस एक्स जीरो लैम्डा, ये आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब x जीरो पुट करूंगा मैं x में तो ये जीरो हो गया क्वांटिटी, तो y जीरो आ जाएगा, अदरवाइज ये क्वांटिटी आएगी। क्योंकि अगर हम सपोज मैं सोल्यूशन पुट करना चाहूँ y इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स, सपोज ये पुट कर रहा हूँ, तो y डैश क्या होगा, होगा लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स, तो वो क्या बन गया, लैम्डा y बन गया। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन इसका ये तो होगा ही होगा, ई की पावर लैम्डा एक्स। बट इनिशियल कंडीशन डिफाइन करनी है हमें कि ये सेटिस्फाई है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो x जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, तो इसका जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये तो हम वेरी इजीली वी कैन फाइंड, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन। अब हमारा डिपेंड करता है हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा। अगर मैं लैम्डा जीरो ले लूँ तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा सोल्यूशन एक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर मैं लैम्डा पॉजिटिव ले लूँ तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सोल्यूशन आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो लैम्डा है वो पॉजिटिव है, लैम्डा नेगेटिव है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, तो ये डीके होगा ये। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो वहां पर जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, तो y जो है वो 1 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हमारी इनिशियल कंडीशन क्या है। तो ऐसे हमारे पास जो अलग अलग वैल्यू है लैम्डा की, उसके लिए जो है सोल्यूशन बिहेव कैसे करेगा वो हमें देखना है। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमें पता है कि अगर हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं इस इक्वेशन की, तो लैम्डा अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी स्टेबिलिटी एज टी गोज टू और एक्स गोज टू इन्फिनिटी, वो अनस्टेबल हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और अगर एच जो है हमारा लैम्डा जो है वो नेगेटिव में हो तो डीके होगा, तो सोल्यूशन जो होगा हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। तो अब इसको हम लेट्स ऑयलर मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ वी अप्लाई द ऑयलर मेथड। तो ऑयलर मेथड हमने अप्लाई किया तो ये आ गया वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई, ये होता है हमारा। अब हमारा ये है, ये हमारा एफ है, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो क्या आएगा, वाई एन प्लस एच, एफ की जगह क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा वाई एन आ गया। अब वाई एन को कॉमन ले लिया तो मैंने आ गया 1 प्लस एच लैम्डा वाई, ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन एट nth स्टेप पे था उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन एट नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस एच लैम्डा स्क्वायर वाई एन माइनस वन। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, और वाई एन की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एच लैम्डा वाई एन माइनस वन, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल इफ यू सी, एन था तो ये 1 था, एन माइनस वन हुआ तो स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको 1 प्लस एच लैम्डा की पावर एन करूं तो ये वाई जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी जो वैल्यूज हैं इसको बार बार रिपीट करूंगा तो ये क्वांटिटी बन जाएगी। अब आप देखिए जो हमारा इनिशियल सोल्यूशन था वो तो हमें पता है, नोन है, तो इसका मतलब क्या है कि y1 जो है वो 1 प्लस एच लैम्डा इंटू वाई जीरो से मल्टीप्लाई करें वो आ जाएगा। ओके, तो इस क्वांटिटी को अब हम चाहते हैं कि ये वाई एन प्लस वन ये आ गया। तो हम अगर चाहें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत तेजी से ग्रो ना करे, मतलब बाउंडेड रहे, अनबाउंडेडली ग्रो ना करे,
तो ये तो तभी पॉसिबल है कि जो हमारी ये क्वांटिटीज है ये हमारे बाउंड में हो। अगर ये जो क्वांटिटीज हैं ये बाउंड में है तो हमें डेफिनेटली हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा सोल्यूशन है किसी भी स्टेप पे वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, अनबाउंडेड नहीं हो जाएगा। तो ये अगर हम इसमें से देख लें और मैं ये मानूं कि इफ़ 1 प्लस एच लैम्डा, इसकी जो क्वांटिटी है ये अगर वो लेस देन 1 हो, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज लैम्डा, तो हम ये इसका मॉडुलस ले लिया। तो अगर ये वैल्यूज लेस देन 1 हो जाए तो इसकी पावर लेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो अगर हमारे पास जो सोल्यूशन y0 है तो नेक्स्ट सोल्यूशन उससे छोटा ही आएगा, ग्रो नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसी वो जो सोल्यूशन है वो हमारा जो वो होगा वो इनफाइनेटली जो है उसकी तरफ अनबाउंडेड नहीं हो जाएगा। ओके, तो अगर हमें ये चाहिए तो स्टेबिलिटी चाहिए सोल्यूशन में, तो हमारे पास ये क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें ये क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास निकल गया कि 1 प्लस एच लैम्डा जो है लेस देन 1 होना चाहिए। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ एच लैम्डा -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी आएगी। इक्वल टू भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा क्या होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा तो सेम वैल्यूज आती रहेंगी। y0 y1 y2 सारे सेम आ जाएंगे बट वो अनबाउंडेड तो नहीं होंगे, तो हम इक्वलिटी भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये क्वांटिटी आ गई। अब इस क्वांटिटी के बेस पे अगर हम देखें, अब देखो हमें h तो पता है, h हमें फाइंड आउट करना है। सपोज लैम्डा हमेशा पता होगा हमें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो h जो है हमारा वो क्या बन गया, -2 बाय लैम्डा 0 बाय लैम्डा। ये क्वांटिटी तब है जब हम जो है लैम्डा जो है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए हम इसको ऐसे इस फॉर्म में कभी लिखते नहीं है, क्योंकि हम जो है दोनों क्वांटिटीज का ध्यान रखते हैं कि लैम्डा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो रीजन है ये रीजन आ गया एच लैम्डा ये। तो ये जो रीजन है हमारे पास, ये रीजन जो आ गया ये स्टेबिलिटी रीजन आ गया फॉर द ऑयलर मेथड। तो अब हम डिपेंडिंग अपॉन कि हम लैम्डा की वैल्यू क्या लें। अब सपोज लैम्डा मेरे पास, हमारे पास जो इक्वेशन है सपोज ये है, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। तो जो लैम्डा है वो 2 आ गया। तो यहाँ से क्वांटिटी आ गई हमारे पास 2h -2 और 0, ये होना चाहिए। तो हमारा h जो है ना अकॉर्डिंगली हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमारा h जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 से 0, ये। तो हम इसके हिसाब से h को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब ये हो गया हमारा। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स कि जो वैल्यूज हैं हमारी वो हमें कैसे डिफाइन करनी है। h लैम्डा जो है अगर -2 है तब क्या होगा, ठीक है। लैम्डा जो है वो -10 है तब क्या होगा। तब आप देखेंगे तो h की वैल्यू, अब ये इस केस में तो आप देखेंगे कि अगर लैम्डा है पॉजिटिव होगा जैसे मैंने बताया आपको, तो उस केस में हमेशा ही ग्रो करेगा। तो इसमें तो अगर h लैम्डा पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज जो है अनकंडीशनली ग्रो करेगा। ग्रो करना ही करना है उसको, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द लैम्डा, इफ द लैम्डा इज नेगेटिव, तो अगर सपोज लैम्डा नेगेटिव है, सपोज लैम्डा -2 है, तो यहाँ पर हमने ले लिया -2 लेस देन इक्वल टू -2h लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ से आप देखिए जो h आएगा वो 0 से 1 के बीच में आ गया। तो अगर हम h को 0 से 1 के बीच में रखेंगे
फॉर द लैम्डा -2, तो हमारा सोल्यूशन हमें हमेशा मिलेगा। अब इसी चीज को मैं और कम कर दूं, लैम्डा की जगह -10 कर दूं, तो अगर मैं लैम्डा को -10 लिख दूं तो क्या होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -10, तो ये क्या आएगा -2, तो -10h0, ये आ गया। तो अब आप h देखोगे वो 0 से 1/2 यहाँ तक आ जाएगा। तो आप देखिए अब h की जो वैल्यूज है वो इसी में लेनी पड़ेगी हमें, अगर लैम्डा जो हमारा -10 लेने तो अब हमारा जो h है वो हमने डिफाइन कर दिया है फॉर द स्टेबिलिटी रीजन। ओके, तो यहाँ से हमें h निकालना होता है डिपेंडिंग अपॉन, तो इसका मतलब जो हमारी स्टेबिलिटी है वो कंडीशनल है, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेबल। कंडीशनल स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन द लैम्डा हमारे पास क्या, तो कंडीशनल स्टेबिलिटी क्या हुई ऑयलर की, वो हो गई है -2 0, ये स्टेबिलिटी है कंडीशन ऑयलर की। तो सिमिलरली हम मॉडिफाइड ऑयलर की देख सकते हैं। मॉडिफाइड ऑयलर में क्या था, yn+1 इज इक्वल टू yn+h/2 f of xn yn plus f of xn+1 और yn+1 स्टार, where yn+1 star is yn plus h f at xn yn, ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से तो हमें पता है वैल्यू जो है yn स्टार जो है, तो yn+1 स्टार जो था वो तो 1 प्लस h लैम्डा yn बन गया। ओके, तो अब इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो yn+1 क्या हो जाएगा, yn+h/2, f जो है वो आ जाएगा लैम्डा yn प्लस लैम्डा yn+1 स्टार, और ये यहाँ पर है, तो yn+h/2 लैम्डा yn प्लस 1 प्लस h लैम्डा yn, ये आ गया। ठीक है, तो अब यह देखो यहाँ से yn और h, तो इसको हम कैलकुलेट करें तो ये क्या बन गया, h लैम्डा, ओके, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा h प्लस लैम्डा h का होल स्क्वायर बाय 2 लैम्डा h yn, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, और लैम्डा भी था यहाँ पर, क्योंकि लैम्डा इंटू दिस था ना, तो लैम्डा इंटू दिस, तो लैम्डा भी था यहाँ पर। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी, तो लैम्डा yn 2yn और लैम्डा स्क्वायर और h भी यहाँ से स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा। तो आप देखोगे तो ये क्वांटिटी आ गई। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो सेम वे हम जा सकते हैं, तो आप देखोगे इस केस में हमारी जो स्टेबिलिटी कंडीशन आ गई, वो क्या बन गई, 1 प्लस h लैम्डा प्लस h लैम्डा का होल स्क्वायर बाय 2, ये आ गई हमारे पास कंडीशन। तो इससे क्या होगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा हम देखेंगे कि जो हमारे पास रेंज है h की वो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो ये ऑयलर में आ गई। ओके, तो ऐसे ही हम ऑयलर के बाद रुंगे-कुट्टा में जाएंगे, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ रुंगे-कुट्टा 4th ऑर्डर मेथड।
उसमें जो हमारे पास कंडीशन आया, तो हम इसको बेसिकली क्या है, जो एक क्वांटिटी है लेट की बार बार लिखना, तो हम इसको जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं एच लैम्डा। तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी रीजन है उसको जेड की फॉर्म में लिखूं तो वही आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो इस केस में जो है जेड 4 बाय 4 फैक्टोरियल यहाँ तक आ जाएगा, और जो स्टेबिलिटी रीजन होगा वो आर जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो है जो स्टेबिलिटी रीजन है वो बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसको एक जस्ट मैं ग्राफ से प्लॉट से दिखाता हूँ आपको कि हम इसको कैसे कर सकते हैं स्टेबिलिटी रीजन को। ये तो स्टेबिलिटी रीजन जो है ऑयलर का, मॉडिफाइड ऑयलर का, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन जो हमारी वैल्यूज है वो क्या है, तो हम इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा जो रीजन है ये आ गया। तो आप देखेंगे जो रेड वाला है वो क्या है, -2 से 0 के बीच में। तो जो ये स्केल है वो ये है, तो इसका मतलब -1 उसका सेंटर था और 1 रेडियस का एक सर्कल आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो मॉडिफाइड ऑयलर था ब्लू कलर में। तो इसमें देखिए जो है थोड़ा सा रीजन बढ़ गया हमारा स्टेबिलिटी रीजन, और आर के एच जो फोर्थ ऑर्डर है रंग कुट्टा वो ग्रीन है। तो ग्रीन में तो आप देखेंगे कि जो हमारा स्टेबिलिटी रीजन है वो बहुत ही बड़ा होगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा स्टेबिलिटी रीजन होगा उतना हम इजीली मूव कर सकते हैं, एच की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा एच के लिए हमारे पास स्टेबिलिटी आएगी। तो ये जो मेथड्स हैं ये सारे जो हमने किए हैं अभी तक, ये जो मेथड्स हैं ये अगर हम ध्यान से देखें तो ऑयलर, मॉडिफाइड ऑयलर, रंगे कुटा मेथड्स, तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये एक्सप्लिसिट मेथड है। तो एक्सप्लिसिट मेथड जो होते हैं सॉल्विंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है उसमें हमेशा स्टेबिलिटी कंडीशंस आती हैं। तो ये जो मोस्टली जो है ये जो है ये स्टेबल होते हैं बट कंडीशनली। ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मेथड्स, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं वैसे इम्प्लिसिट मेथड होते हैं। तो इम्प्लिसिट मेथड जो होते हैं ऐसे ही हम ऑयलर जो लेते हैं बैकवर्ड ऑयलर भी लेते हैं। तो वो जो मेथड्स होते हैं वो अनकंडीशनली स्टेबल होते हैं। बस ये है कि थोड़ा उसमें कैलकुलेशन में हमें ज़्यादा थोड़ा काम करना पड़ता है कंप्यूटेशनली। बट एक्सप्लिसिट मेथड का ये फ़ायदा है कि बहुत ईजिली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और कंप्यूट कर सकते हैं। अनकंडीशनली जो होते हैं इम्प्लिसिट, उसमें जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। बट उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो अनकंडीशनली स्टेबल होते हैं। तो एच की जो है कोई भी हम वैल्यू लेके उसको कर सकते हैं। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम एक्सप्लिसिट मेथड यूज़ कर रहे हैं या इम्प्लिसिट मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो हम इसको जो स्टेबिलिटी रीजन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो ये मेथड देख लिया कि एक्सप्लिसिट अगर मेथड हैं जो हमारे ऑयलर मेथड हैं, रंगकुटा मेथड्स हैं, ये सारे एक्सप्लिसिट मेथड में डिफाइन किए हैं। तो इसका हमने स्टेबिलिटी रीजन जो है वो डिफाइन कर दिया है, वो दिखा दिया है कि अगर इसमें वैल्यूज रहेंगी लेमडा एच की तभी हम कहेंगे कि जो हमारा मेथड है वो स्टेबल है। उससे बाहर अगर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी उसमें। बट अगर हम इम्प्लिसिट मेथड है जो हमने नहीं करवाए हैं तो उसमें क्या होता है कि बैकवर्ड ऑयलर मेथड लगाते हैं और उसकी हेल्प से जो हमारी ऑयलर मेथड बन जाता है वो इम्प्लिसिट होता है बट अनकंडीशनली स्टेबल होता है। तो जनरली जो इम्प्लिसिट मेथड्स हैं वो स्टिफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, और वो हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा, और लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।